आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। हमने अभी तक जो एरेज देखे थे वो सिंगल डायमेंशनल थे, यानी कि हम सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम को स्टोर कर रहे थे। अगर मेरे पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन होती है जहाँ पर मुझे पूरा टेबल स्टोर करना है, मेरे पास डेटा टेबल और फॉर्म में है, से जैसे कि मैट्रिसेस होता है, मैट्रिसेस में हमारे पास कुछ रोज़ होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पूरी स्टोर करनी है, कि मुझे सिर्फ उसका एनरोलमेंट नंबर नहीं चाहिए, अगर सिर्फ एनरोलमेंट नंबर या नाम मुझे स्टोर करना है तो मैं एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाऊँगी। लेकिन अगर मुझे एक ही स्टूडेंट के सपोज़ नाम भी चाहिए, एनरोलमेंट नंबर भी चाहिए और उसके कोर्सेज़ के मार्क्स भी चाहिए, पाँचों कोर्सेज़ में उसके क्या मार्क्स आए, ये सब कुछ मुझे चाहिए, तो मेरे पास यहाँ रो में एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। सपोज़ पहले वाले कॉलम में उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, सेकंड वाले कॉलम में उसका नाम होगा, थर्ड वाले कॉलम में उसके सब्जेक्ट 1 के मार्क्स होंगे, फिर सब्जेक्ट 2 के, सब्जेक्ट 3 के, सब्जेक्ट 4 के। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि एक रो के अंदर स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास होगा। इसी तरह सेकंड रो में सेकंड स्टूडेंट का, एंड सो ऑन। तो इस तरह की जहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, ये सिंगल डायमेंशनल एरे में स्टोर नहीं हो सकती। वहाँ पर हमें मल्टी डायमेंशनल एरे या इस केस में 2 डायमेंशनल एरे की ज़रूरत पड़ेगी। 2 भी हो सकते हैं डायमेंशन, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। सही है, वो कहाँ ज़रूरत पड़ती है वो हम आगे देखते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? डिक्लेयर करने के लिए जहाँ पर हम एरेज़ में एक साइज़ बता रहे थे, 2 डायमेंशनल एरे में हमें 2 दफ़ा ये साइज़ बताना पड़ेगा, या उसकी जो लेंथ एरे की वो बतानी पड़ेगी। जो पहला वाला ब्रैकेट होगा या जो पहले ब्रैकेट्स में जो वैल्यू होगी वो मुझे बता रही होगी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, और जो सेकंड कॉलम में वैल्यू होगी वो मुझे बता रही होगी कि कॉलम्स कितना है। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ इस तरह से कि मेरे पास इन 12 3 एंड 4, तो इसका मतलब है 3 रोज़ और 4 कॉलम। ठीक है, सही है। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो दिखाया हुआ है, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एरेज़ के जो इंडाइसेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 5 रोज़ हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स। तो मैं इस एरे को जब डिफ़ाइन करूँगी तो मैं इस तरह से करूँगी 5 4, लेकिन एक्चुअली 5th इंडेक्स कुछ नहीं होगा रोज़ में, और 4th इंडेक्स कुछ नहीं होगा कॉलम में। इंडेक्सेस वुड बी फ्रॉम 0 to 4 एंड 0 to 3। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास इस तरह का सपोज़ एरे है, ये वही वाला है कि 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं, 3/4 का। सही है, और मैं इंडेक्स 1 3 को एक्सेस करना चाहती हूँ। 1 3 का मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ से 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, तो 0 1 2, और यहाँ पर भी 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं इस वैल्यू को रेफ़र करना चाहती हूँ 1 एंड 3 को, तो फर्स्ट रो दैट इज़ दिस वन एंड थर्ड कॉलम दैट इज़ दिस वन। सही है, तो ये वाली जो वैल्यू है दैट इज़ 9, ये मेरे पास ये मुझे आउटपुट कर देगा, ये जो वैल्यू हम इसको रेफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरे पास अगर 2 डायमेंशनल एरे है तो हमें दोनों डायमेंशंस वहाँ पे बतानी होंगी। अगर मुझे किसी वैल्यू को रेफ़र करना है तो मुझे ये बताना होगा कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, क्योंकि हम टेबल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ रोज़ होंगे, कुछ कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो मैं जब ये दोनों वैल्यूज़ बताऊँगी तो मेरे पास एक जो उसका एलिमेंट है एरे का वो मेरे पास आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल वही वाली बात है कि मेरे पास इंडेक्सेस जो होंगे, दिस इज़ 0 0, दिस इज़ 0 1 0 2 0 3, ये रो नंबर 0 पर है हम। फिर अगर मैं सेकंड रो को एक्सेस करना चाहती हूँ तो फर्स्ट रो में 0th कॉलम, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में सेकंड, फर्स्ट रो में थर्ड। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो में 0 सेकंड 2 1 2 2 एंड 2 3। ठीक है, तो मैं हर एलिमेंट को इस तरह से एक्सेस कर सकती हूँ। दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट 2 3 एंड दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट 0 0। ठीक है,
तो अगर मैं फ़र्स्ट रो की सारी वैल्यूज़ को ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ, 0 0 0 1, सिर्फ रोज़ मेरे पास 0 ही रहेगी और कॉलम नंबर चेंज होंगे, 0 1 0 2 1 0 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 0 0 0 1 0 2 0 3 इन सबको हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास फर्स्ट जो रो है उसका सम आ जाएगा। अच्छा, अब इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं हम 2 डायमेंशनल एरे को? बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह वहाँ पर हम 1 डायमेंशनल एरे में हम करते थे, कर्ली ब्रैकेट में हम वैल्यूज़ बताते थे। यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट में रो वाइज वैल्यूज़ बता रहे होंगे। सही, यानी कि मेरे पास ये जो पहला रो है दैट इज़ दिस इज़ द सेकंड रो एंड दिस इज़ द थर्ड रो। तो मैंने कहा था मेरे पास 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं, तो हर रो में मेरे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। अगर मैंने कहीं पर वैल्यू नहीं बताई है, सपोज़ मैं अगर यहाँ पर 52 बताना भूल जाती हूँ या मैं इंटेंशनली नहीं बताती हूँ तो ये उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दिया कि दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकंड रो, दिस इज़ द थर्ड रो। अच्छा, अब एक्चुअली ये वैल्यूज़ स्टोर होती किस तरह से हैं? जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो वहाँ पर ये वैल्यूज़ रो मेजर ऑर्डर में स्टोर होती हैं। यानी कि इसी तरह से रो मेजर ऑर्डर मीन्स दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, एक रो मेजर ऑर्डर होता है और एक कॉलम मेजर ऑर्डर होता है। ठीक है, अब रो मेजर ऑर्डर का मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ स्टोर होंगी वो रो वाइज स्टोर होंगी, और कॉलम मेजर का मतलब ये है कि मेरे पास पहला कॉलम होगा, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ बताई हैं वो रो मेजर ऑर्डर में बताई हैं, यानी कि हम पहले पूरी एक रो बता रहे हैं, फिर हम दूसरी रो बता रहे हैं, फिर वो कंप्लीट हो गई तो हम तीसरी रो बता रहे हैं। एक्चुअली भी मेमोरी में रो मेजर ऑर्डर में ही स्टोर होती हैं वैल्यूज़ इन C++। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होती हैं जो कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करती हैं, मोस्टली लेकिन रो मेजर ऑर्डर यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं इन कर्ली ब्रैकेट्स को स्किप कर सकती हूँ जो रो वाइज हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सीक्वेंशली स्टोर होती हैं इन रो मेजर ऑर्डर। ये सिर्फ हमारा अपना कॉन्सेप्ट है कि ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये सारी वैल्यूज़ एक ही लाइन में स्टोर हो रही होंगी। सिर्फ हमने उसके इंडेक्सेस को इस तरह से चेंज कर दिया कि वो हमारे लिए एक्सेस करना आसान हो इन टर्म्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, लेकिन एक्चुअली ये वैल्यूज़ सारी सीक्वेंशली स्टोर होंगी। अगर मेरे पास 3/4 का एरे है तो टोटल जो मेमोरी ले रहा होगा दैट वुड बी 3 × 4 दैट इज़ 12। अगर करेक्टर है तो 12 बाइट्स, अगर इंटीजर है तो 12 × 4 दैट वुड बी 48 बाइट्स। ठीक है, तो इसी तरह मैं किसी भी एरे का साइज़ निकाल सकती हूँ। जब जैसे ही मैंने इनिशियलाइज़ करा होगा इस एरे को, या इनिशियलाइज़ नहीं भी करा, सिर्फ डिक्लेयर करा है, तो ये इसके लिए 48 बाइट्स रिज़र्व कर देगा। ठीक है, अगर कैरेक्टर एरे है तो 12 बाइट्स, अगर जो है हमारे पास बाइट का एरे है तो दैट वुड आल्सो बी 12 बाइट्स। इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ही उसकी मेमोरी में जगह एलोकेट कर देगा। अगर मैंने डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज़ भी करवा दिया है तो यहाँ पर उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इनिशियलाइज़ हो जाएंगी। अगर नहीं करवाया तो जैसे कि एरेज में होता है कि वो गार्बेज वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर देगा। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स हटा कर सीक्वेंशली वैल्यूज़ स्टोर करवा सकती हूँ। सही है, बिल्कुल इसमें और इसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेमोरी में सीक्वेंशली ही स्टोर होती हैं। मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, वहाँ पर एक ही साथ एक के बाद एक वैल्यूज़ स्टोर हो रही होती हैं रो मेजर ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि पहले पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो एंड सो ऑन। सही, लेकिन अगर मेरे पास इस तरह का कोई केस है कि मैं पहली रो की सारी वैल्यूज़ नहीं बताना चाह रही हूँ तो वहाँ पर बेहतर ये होगा कि मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रोज़ को डिवाइड कर दूँ। अगर मैंने इस तरह से इनिशियलाइज़ करवाया है एरे को, दैट मीन्स कि पहली जो 4 वैल्यूज़ से जो भी 4 वैल्यूज़ मिलेंगी ये उनको इनिशियलाइज़ पहली रो में करवा देगा, फिर आगे की जो 4 वैल्यूज़ होंगी वो सेकेंड रो में, फिर आगे की 4 वैल्यूज़ थर्ड रो में एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं इसको एक ही लाइन में इस तरह से भी लिख सकती हूँ, दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग एज दिस एंड दिस। ये सब तीनों बराबर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हम अपनी क्लैरिटी के लिए हाँ हम कह सकते हैं कि हर रो को हम अलग कर्ली ब्रेसेस में लिखें, अदरवाइज़ इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास 3/2 का एरे है, यानी कि मेरे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो मैंने यहाँ पर एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, और हर रो के अंदर मेरे पास 2-2 वैल्यूज़ हैं, तो ये मेरे पास एरे इनिशियलाइज़ हो गया टेस्ट के नाम का
अगर मैं इस एरे को आउटपुट करवाना चाहती हूँ, आउटपुट करवाने के लिए मुझे यहाँ पर नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे। नेस्टेड लूप इसलिए क्योंकि हमारे पास 2 इंडेक्सेस हैं, हमारे पास एक इंडेक्स नहीं है। जब हमारे पास एक इंडेक्स था तो हमने एक ही लूप चलाया था और उसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर हमने आई की वैल्यू को चेंज करके जो भी एरे था हम उसको एक्सेस कर रहा था। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू नहीं है, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट इज़ फॉर रोज़ एंड सेकंड इज़ फॉर कॉलम। तो इसका मतलब है 2 नेस्टेड लूप लगेंगे। फर्स्ट लूप वुड बी फॉर रोज़ एंड सेकंड लूप वुड बी फॉर कॉलम। ठीक है, तो मेरे पास जो आउटर लूप है ये रोज़ के लिए है और जो इनर लूप है दैट इज़ फॉर कॉलम। आई की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक लेस दैन 3 है क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड इसी तरह जे की वैल्यू 0 से 2 तक है क्योंकि इसका साइज़ 2 कॉलम्स का है। 2 तक नहीं जाएंगे, लेस दैन 2 है, दैट वुड बी 0 एंड 1। ठीक है, तो मैं आउटपुट कर दूँगी टेस्ट आई जे को। ठीक है, तो मेरे पास हर वैल्यू इसकी आउटपुट होती जाएगी सीक्वेंशली आउटपुट होने के बाद ये हर दफ़ा एंड एल भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वर्टिकली इसको आउटपुट कर देगा हर वैल्यू को। अगर मैं ये एंड एल इस फॉर लूप के बाहर लिखूँ तो मेरे पास जिस तरह मैट्रिसेस की फॉर्म में एरे स्टोर होता है ये उसी तरह स्टोर करेगा अगर मैं यहाँ पर ना करूँ। सही, यानी कि पहले पूरी एक रो को आउटपुट कर देगा, फिर दूसरी रो को फिर चेंज लाइन करेगा, फिर दूसरी रो को फिर चेंज लाइन करेगा, फिर तीसरी रो को। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से चाहते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में आउटपुट करना तो एंड एल जो है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। सही है, जैसे कि यहाँ पर हुआ हुआ है। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक एरे है 6x6 का। हमने मैट्रिक्स बनाया हुआ है 6x6 का, यानी कि 6 रोज़ और 6 कॉलम्स हैं। तो मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ और इक्वल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। जहाँ पर मैं अगर चाहती हूँ कि डायगनल है, यानी कि रो और कॉलम बराबर है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4, वहाँ पर इस एरे को ये इनिशियलाइज़ करवा दे 0 से, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। डायगनल एलिमेंट 0 होंगे। अगर रो की वैल्यू बड़ी है कॉलम से, यानी कि रो सपोज़ 2 है और कॉलम 1 है, या रो 3 है और कॉलम 1 है, तो वहाँ पर ये इनिशियलाइज़ करवा देगा वैल्यू -1। तो मेरे पास इस तरह से जो नीचे की वैल्यूज़ होंगी वो सारी, यानी कि जहाँ पर रो बड़ी है और कॉलम छोटा है वहाँ पर सारी वैल्यूज़ -1 हो जाएंगी, और जहाँ पर कॉलम बड़ा है और रो की वैल्यू छोटी है तो वहाँ पर या बाकी जितनी भी प्लेसेस बची हैं वहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से इनिशियलाइज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये मैट्रिक्स इस तरह का बन जाएगा कि डायगनल एलिमेंट 0 होंगे, डायगनल से ऊपर 1 होगा, डायगनल के नीचे -1 होगा। तो ये एक सिंपल सी बस 2 लूप्स हैं। मैंने 0 से 6 तक रोज़ के लिए चलाया हुआ है, 0 से 6 कॉलम्स के लिए भी चलाया हुआ है। रो और कॉलम जहाँ बराबर हैं, जहाँ इक्वल हैं, वहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी उस रो और उस कॉलम की। जहाँ पर रो कॉलम से बड़ा है वहाँ पर उस रो और उस कॉलम की वैल्यू वुड बी -1, और जहाँ पर इन दोनों कंडीशंस, इनके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 1 से इनिशियलाइज़ हो जाएंगी। आउटपुट करवाने के लिए हमने वही, अगर मैं इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में आउटपुट करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर 2 लूप्स लगाकर इनर लूप के बाहर सी आउट एंड एल करवा दूँगी, यानी कि वो पहली रो को पूरा प्रिंट कर देगा। सही है, सी आउट कर देगा दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस लूप। कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा तो उसका मतलब है कि सिर्फ फर्स्ट लाइन जो है वो लूप का पार्ट है। ये पूरी लाइन को आउटपुट कर देगा, टेबल का हर रो और कॉलम जो भी उसकी इंडेक्स, जो भी इसकी वैल्यू है, और आउटपुट करने के बाद चेंज लाइन करेगा, यानी कि मेरे पास पहली पूरी रो आउटपुट हो जाएगी, उसके बाद एंड एल करेगा, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और प्रोग्राम है जिसमें वही सब कुछ है, बस यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कांस्टेंट ऊपर डिफ़ाइन कर दिया है। नंबर ऑफ़ रोज़ मैंने ऊपर बता दिया 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैंने बता दिया 4 है, और अंदर जितना भी काम हो रहा है वो इस नंबर और नम कॉल्स हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज़ इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, 3 और 4 की जगह मैं इसकी वैल्यू ऊपर से चेंज करके 4/4 कर देती हूँ, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ऊपर से वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अंदर मैंने यहाँ पर साइज़ भी कांस्टेंट में बताया हुआ है, लूप भी मैंने उसी नाम का चलाया हुआ है, नम रो और नम कॉल का, सब चीज़ें उसी तरह से हो रही हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर मैंने यहाँ पर सपोज़ इसको ऊपर चेंज करके 5
सपोज़ इसको मैंने 2/2 कर दिया, तो फिर ये यहाँ पर एरर देगा, वो कहेगा कि इसकी लिमिट से हम बाहर जा रहे हैं। सही है, तो 2/2 का एरर है, लेकिन वैल्यूज़ हमने ज़्यादा बताई हुई हैं, तो ये एक एरर होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं इसे किसी बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर देती हूँ यहाँ पर नम रो और नम कॉलम को, तो फिर दैट वुड नॉट बी एन इशू, उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सिर्फ अगर हमने ऊपर कांस्टेंट डिफ़ाइन कर दिया है, तो मुझे यहाँ पर एरे की वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, या लूप के अंदर जो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं मुझे इनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अच्छा, एक और प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रांसपोज प्रिंट कर रहे हैं एक मैट्रिक्स का, तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स इनिशियलाइज़ करवा दिया है 11 12 13 14 21 22 एंड सो ऑन। अगर मैं चाहती हूँ उसका ट्रांसपोज प्रिंट करना, तो इसका मतलब है मैं पहली रो प्रिंट नहीं करूँगी, मैं पहला कॉलम प्रिंट करूँगी। तो बिल्कुल ऑपोजिट काम होगा, कॉलम वाला लूप हम बाहर लगा देंगे और रो वाला लूप हम अंदर लगा देंगे। तो ये अब कॉलम वाइज जो है वो सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा, यानी कि मेरे पास पहले जो आउटपुट हो रहा होगा दैट वुड बी 11 21 एंड 31, पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा कॉलम, उसके बाद तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। अगर मेरे पास सपोज़ दो एरेज़ हैं ए एंड बी और दोनों का साइज़ सेम है n/m, n इज़ सम नंबर एंड m इज़ सम नंबर, और मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं एक नया मैट्रिक्स बना दूँगी C, और ईच टाइम हर ए के इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसे ऐड कर देंगे बी वाले सेम इंडेक्स की वैल्यू के साथ, और स्टोर करवा देंगे मैट्रिक्स सी के अंदर। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास सेम नंबर ऑफ़ रोज़ और सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स होना ज़रूरी हैं दोनों मैट्रिसेस में। जो आउटपुट का मैट्रिक्स होगा वो भी उसी साइज़ का होगा जिस साइज़ का ए और बी है। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वही इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी सी के अंदर जो ऐड करने के बाद आएगी हम उसे स्टोर कर देंगे, और जब मुझे आउटपुट करवाना होगा तो मैं सी को आउटपुट करवा दूँगी, जिसमें दोनों का एडिशन के बाद मेरे पास आंसर होगा। सही है, तो मेरे पास यहाँ पर दो एरेज़ हैं, डबल टाइप के हैं ए और बी, और मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ इन सब की डिफ़ाइन कर दी हैं। कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट डिफ़ाइन किया हुआ है, और उसी साइज़ का एग्जैक्टली हमने एक में और मैट्रिक्स बना दिया है सी, और यहाँ पर हम दोनों को ऐड करवा रहे हैं। सी आई जे इज़ इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे। बाहर वाला जो लूप है वो रोज़ के लिए है और अंदर वाला लूप कॉलम के लिए। डिस्प्ले करवाने के लिए दोबारा से हम लूप चला सकते हैं और आउटपुट करवा सकते हैं। अगर मैं आउटपुट करवाना चाहती हूँ मैट्रिक्स सी को जिसमें हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। सही है, यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है 3/3 का। सही है, और वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज़ हुई हुई हैं। प्रिंट करवाने के लिए अगर हम चाहें तो हम इसको रिवर्स में भी आउटपुट करवा सकते हैं, यानी कि मैंने रो -1 से 0 तक का एक लूप चलाया, माइनस माइनस कर रहा हूँ, और कॉलम -1 से 0 तक का दूसरा लूप चलाया, तो उसका मतलब है कि जो सबसे पहले वैल्यू आउटपुट होगी दैट वुड बी द लास्ट वैल्यू, यानी कि 50 सबसे पहले आउटपुट होगा, उसके बाद फिर 60, उसके बाद फिर 10 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले लास्ट रो आउटपुट होगी, लास्ट रो की भी सबसे पहली वैल्यू दैट इज़ 50, देन 60, देन 10, उसके बाद फिर उससे सेकेंड लास्ट वाली जो थी उसमें 90, 70, 20। तो इसका मतलब है कि पूरा जो मैट्रिक्स है वो रिवर्स में आउटपुट हो रहा होगा। हम 2 डायमेंशनल एरे को सिंगल डायमेंशनल एरेज़ का प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि एक जो 2D एरे है वो बहुत सारे सिंगल डायमेंशनल एरे से मिलकर बना है। ठीक है, किस तरह से? अगर हम यहाँ पर कहें कि मेरे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो 5 रोज़ हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो मैंने 5/4 का या तो मैं 2D एरे बना दूँ एक, या फिर मैं 5 एरेज़ बना दूँ जिनका साइज़ 4 है। सही है, या मैं 5 अलग अलग एरेज़ बना दूँ 4 साइज़ के, एक ही बात है। ठीक है, मैंने 5 एरेज़ बना दिए जिनका साइज़ सबका 4 है, तो मैं कह देती हूँ ये पहला एरे है, ये दूसरा एरे है, ये तीसरा एरे है, ये चौथा है, ये पाँचवा। सही है, या फिर मैं ये कह दूँ कि मैं एक 2D एरे बना दूँ और उसमें मैं नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 5 रख दूँ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 रख दूँ।
तो मैं किसी 2 डायमेंशनल एरे को मैं कह सकती हूँ कि वो 5 1 डायमेंशनल एरे हैं ऑफ साइज़ 4, जो कॉलम का साइज़ है। सही है। तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं वो भी सिंगल डायमेंशनल एरे से ही मिलकर बनता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, वो 4 डायमेंशन भी हो सकता है, वो 5 डायमेंशन भी हो सकता है। अभी तक हमने 2 डायमेंशन देखा है जिसमें हम बात कर रहे थे टेबल्स की। मेमोरी में जब स्टोर होंगे तो मेमोरी में वो सीक्वेंशियली ही स्टोर होंगे, जैसे मैंने बताया था रो मेजर ऑर्डर में। सबसे पहले पहला रो स्टोर होगा, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो एंड सो ऑन। तो हमारी नज़र में हमें लगता है कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो हैं वो एक टेबल है, या 2D एरे की अगर हम बात करें मैट्रिक्स है या टेबल है। लेकिन एक्चुअली मेमोरी की नज़र से अगर हम देखें, उसकी परसेप्शन से देखें, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अपना परसेप्शन है। हमने अपने समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए ये चीज़ें बनाई हैं, लेकिन एक्चुअली वो उसके लिए एक सिंगल डायमेंशनल एरे ही होता है। ठीक है। और वो सीक्वेंशियल वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। सिर्फ हम इंडेक्सेस के नाम इस तरह से चेंज कर देते हैं कि 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। अदरवाइज़ उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो एक सिंगल डायमेंशनल एरे ही है। ठीक है। वो उसको सीक्वेंशियल जगह एलोकेट करेगा, और कितनी करेगा ये मैंने बता दिया था कि दोनों के साइज़ का प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई बाय जो टाइप है, डेटा टाइप, उसका साइज़। तो उतनी जगह एलोकेट कर देगा, सीक्वेंशियली करेगा। और सीक्वेंशियली जब करेगा तो पहले पहली रो करेगा, फिर दूसरी रो स्टोर करेगा, फिर तीसरी रो एंड सो ऑन, रो वाइज स्टोर कर रहा होगा। अगर हम 3 डायमेंशनल की इसी तरह बात कर रहे हैं तो हम 3 डायमेंशनल एरे को भी कह सकते हैं कि अगर सपोज़ मैंने कहा 3x5x4 का एरे है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 5x4 के तीन अलग अलग हमने एरेज बना दिए, यानी कि मैंने 3 टेबल्स बना दिए हैं, 3 मैट्रिसेस बना दिए हैं 5x4 साइज़ के, 5 रोज़ और 4 कॉलम्स। तो वो मेरा 3 डायमेंशनल एरे होगा। सही है। तो थ्री जितने भी डायमेंशन हम कर रहे हैं हम उनको कंसिडर एक सिंगल डायमेंशन में या कम वाले डायमेंशन से हम उसको परसीव कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे पास पहली डायमेंशन जो होगी वो प्लेन्स होंगे। सही है। जब हम 3D की बात करते हैं तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्यूब की फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, या लेयर्स की फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है। पहली लेयर में मेरे पास पहला डायमेंशन होगा, दूसरी लेयर में दूसरा डायमेंशन, तीसरी लेयर में तीसरा डायमेंशन। तो हम कह सकते हैं कि प्लेन्स होता है, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन। सही है। और प्लेन एक्चुअली है क्या? प्लेन एक्चुअली एक 2D एरे है। सही है। तो लेयर्स हैं हमारे पास इस तरह से। तो मैं कह सकती हूँ मेरे पास 3 लेयर्स हैं या 3 प्लेन्स हैं, और वो जो 3 प्लेन्स हैं वो उनका साइज़ क्या है? 5x4 का, यानी कि मेरे पास 5 रोज़ और 5 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। सही है। तो 1 2 3 4 कॉलम्स, और 1 2 3 4 5 रोज़। सही है। तो इस तरह से मेरे पास इस तरह के सेम एग्जैक्टली 3 कॉपीज़ हमने बना दी हैं, या 3 प्लेन्स हमने बना दिए हैं। तो दैट इज़ अ 3 डायमेंशनल एरे। ठीक है। तो हम 3 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशन की नज़र से देख सकते हैं। तो बजाय से कि मैं 3 अलग अलग 5x4 के एरेज बनाऊँ, मैं एक ही 3 डायमेंशनल एरे बना सकती हूँ। अब मुझे वहाँ पर अगर रेफ़र करना है किसी वैल्यू को, तो जो पहली डायमेंशन होगी, अगर मैं सपोज़ कहती हूँ 0 0 0, तो मैं कहूँगी कि पहली लेयर में या पहले प्लेन पे पहला रो और पहला कॉलम, तो दैट वुड बी दिस वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर 0 की जगह 1 कर देती हूँ, अब इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड लेयर में जो पहली वैल्यू थी 0/0 वाली, दैट इज़ दिस वन। ठीक है। जो सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू होती है 0 0 वाली। सही है। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि पहली लेयर में फर्स्ट डायमेंशन इज़ 0, सेकंड इज़ 2 एंड थर्ड इज़ ऑल्सो 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहली लेयर में 0 1 2 0 1 2, दैट इज़ दिस वैल्यू। सही है। हम इसको रेफ़र कर रहे होंगे। तो मैं किसी की भी लेयर को एक्सेस करने के लिए पहली डायमेंशन को खाली चेंज करूँगी। अगर मैं सिर्फ पहली लेयर की बात कर रही हूँ तो वहाँ पर वैल्यू 0 होगी। सेकंड लेयर या सेकंड प्लेन होगा तो वैल्यू वुड बी 1, और अगर थर्ड लेयर या थर्ड प्लेन होगा दैट वुड बी 2। सही है। ये उसी बात को बताने की यहाँ पर कोशिश की गई कि मेरे पास 3 टेबल्स हैं जिनका साइज़ जो है वो 4x5 4x4 है यहाँ पर।
एक दो तीन चार कॉलम्स हैं और सॉरी 5x4 है, तो मेरे पास 3 टेबल्स हैं 5x4 के, इनके 5 रोज़ और 4 कॉलम्स के, तो दैट इज़ अ 3D एरर। लेकिन एक्चुअली फिर वही वाली बात है कि एक्चुअली जो नंबर्स स्टोर होंगे वो एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में स्टोर होंगे। ये सिर्फ हमारा अपना परसेप्शन है, इंटरनली ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनली ऐसा नहीं होता कि वो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है या टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो जस्ट सीक्वेंशियली स्टोर होता है। अच्छा, इनिशियलाइज़ करने के लिए हम इसी तरह से जहाँ जैसे हम 2 डायमेंशनल एरे को कह रहे थे कि हम पहले पहली रो बता रहे थे, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर हम जो पहला टेबल हम डिफ़ाइन करेंगे उसको एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, दूसरा टेबल जो हम डिफ़ाइन करेंगे उसे दूसरे कर्ली ब्रैकेट में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह देती हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स या नंबर ऑफ़ प्लेन्स जो हैं वो 2 हैं, रोज़ 3 है और कॉलम 3 है। ठीक है, तो मेरे पास 2 टेबल्स बनेंगे 3x3 के। तो इसका मतलब है कि मैं पहले पहली टेबल की पूरी वैल्यू डिफ़ाइन कर दूँगी। सही है, पहला टेबल ये होगा, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। दूसरे मैट्रिक्स में पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, सेकंड मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। सही है, तो मैंने इन सबको भी एक अलग कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये पहला एक पूरा टेबल है, उसके बाद सेकंड टेबल सेकंड कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बीच में कॉमा हो। सही है, ये वही वाली बात है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है कि पहले हम पूरा एक टेबल डिफ़ाइन कर देंगे, फिर दूसरा टेबल, फिर तीसरा टेबल। अगर मैं कहती हूँ 3 टेबल्स हैं और 5x4 साइज़ के हैं, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और सबसे आखिरी दैट इज़ रो नंबर 4, 0 से 4 तक। ठीक है, ये भी इनिशलाइजेशन है। तो अगर मैं कहती हूँ एरे का 0 0 0 इंडेक्स दैट वुड बी 11, और अगर मैं कहती हूँ 0 0 1 दैट मीन्स 0th प्लेन में, 0th रो में, फर्स्ट कॉलम दैट वुड बी 12। ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 3 डायमेंशनल एरे को आउटपुट करवाना है या इनपुट लेना है या मुझे उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, तो इसका मतलब है कि मुझे 3 लूप्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला लूप वुड बी फॉर प्लेन्स, सेकंड लूप वुड बी फॉर रोज, एंड थर्ड लूप वुड बी फॉर कॉलम्स। सही है, 3 नेस्टेड लूप्स लगाने होंगे।